अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ऐसा होता कहाँ है कि एक मुंतखब वज़ीर आला देखते ही देखते लापता हो जाए और किसी को ख़बर तक ना हो कि वो खुद रोपोश हुए हैं या उन्हें अगवा किया गया है। एक महीने में ये दूसरी बार हुआ है कि वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुँचने के बाद मुबैना तौर पर गायब हो जाते हैं। एक तरफ उन्हें वफाकी हुकूमत तलाश करती है ताकि इस्लामाबाद पर धावा बोलने पर गिरफ्तारी डाली जा सके, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आला की अपनी हुकूमत भी उन्हें ढूंढ रही है कि वो कहाँ गए हैं। ये सवाल अपनी जगह है कि इमरान खान के बाद PTI की एहतजाजी सियासत को लीड करने वाले वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर मुजाहिरीन को बीच सड़क छोड़कर KP हाउस आखिर क्यों गए? क्या उन्हें बुलाया गया था या वो खुद गए थे? इस हवाले से मतज़ाद इत्तलात हैं। गुज़श्ता रात से गर्दिश कर रही हैं, मगर PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके वज़ीर आला को उठा लिया गया है। क्या कह रहे हैं असद कैसर साहब, ज़रा देखिए। जिस तरह अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो है ना वो स्क्रीन से आउट है, इनको अबडक्ट किया गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है। वो एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला है। ये सिर्फ अली अमीन खान की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सूबे की इंसल्ट है। इवन के सोशल मीडिया पर PTI के लोग गंडापुर साहब की तस्वीर चलाकर ऊपर मिसिंग पर्सन लिखा हुआ है और ये सारी कैंपेन चल रही है। मिसिंग पर्सन अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के, ये पूरी कैंपेन चल रही है। PTI के इल्ज़ामात की रियासत जो है वो तरदीद कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला KP के हमारे पास नहीं है, वो तो खुद भागे हैं। क्या कह रहे हैं वज़ीर दाखिला, देखिए। ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे। उसकी सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। अपने उसमें नहीं है, वो KP हाउस में मौजूद नहीं है और उनकी भागते हुए तस्वीरें भी मौजूद हैं। गंडापुर साहब के भागने के शवाहिद मौजूद हैं, ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा कि वो जहां भी मिलेंगे ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मोहसिन नकवी के इस बयान पर मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का ये मानना है कि अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी पर वज़ीर दाखिला की लाइल्मी ड्रामेबाजी के अलावा ये कुछ नहीं है। वज़ीर आला KP के अपनी एहतजाजी रैली के साथ साथ रुकावटें हटाते इस्लामाबाद D चौक की तरफ आ रहे थे। जैसे ही उनका काफ़िला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो वो काफ़िले से अलग होकर इस्लामाबाद में KP हाउस चले गए। किसी को कुछ बताया ना ही साथ लिया। अचानक कुछ TV स्क्रीन पर मतज़ाद सी खबरें चलने लगीं कि KP हाउस को पुलिस और रेंजर्स ने घेरे में ले लिया है और फुटेज भी वो सोशल मीडिया पर हम सब देख रहे हैं, चल रही है, जिसमें कमरे के जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है, लॉक टूटा हुआ है और अली अमीन को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भी हुकूमत कह रही थी। अभी अली मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे जब वो ढूंढेंगे। इससे पहले कि उनकी गिरफ्तारी की बाकायदा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनती, उनकी गुमशुदगी की खबर सामने आ गई। सिक्योरिटी इदारे बजाय गिरफ्तारी की खबर देने के उन्होंने अली अमीन की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। PTI के एहतजाज के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इससे सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबरें भी आ रही हैं। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। गवर्नर राज और वज़ीर आला KP के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। उन्होंने कल से साख्ता और पोशी इख्तियार की हुई है, मजे लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उसके बाद सुना है कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। तो ये चीजें तो मैं समझता हूँ कि सारे पख्तूनख्वा की नाक कटवाई है। जहाँ तक गवर्नर राज का मसला है, आइन में मौजूद है। बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी हो रही थी उस वक्त हमारी अपनी हुकूमत थी और अपनी हुकूमत सस्पेंड की थी। इस वक्त मेरा सूबा आग की होली में खेल रहे और हमारी हुकूमत जो है उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। अगर गवर्नर राज लगेगा, वो मरकज जो है वो उसका प्रोगेटिव है। अगर वो समझते हैं कि गवर्नर राज इस मसले का हल है तो वही बेहतर समझते हैं। और ये बात हकीकत है कि नाजरीन, ये पहली बार नहीं हुआ है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में लापता हुए हैं। इससे पहले 8 सितंबर के जलसे के बाद भी वो 8-10 घंटे से किसी से राब्ते में नहीं थे। अचानक फिर सामने आए और कहा कि हाई लेवल की एक मीटिंग थी, हम वहाँ चले गए थे, वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी कल से जो सिचुएशन बनी हुई है, महमूद खान अचकज़ई साहब इस पर बोल रहे हैं, पूरी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, कारकुन है, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला को अगवा किया गया है। सवाल यहाँ एक ही पैदा होता है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर लेते, 2-4 घंटों का एहतजाज हो जाता, लाहौर में भी हो जाता, इस्लामाबाद में भी हो जाता, हुकूमत को क्या खौफ था? क्या हुकूमत का ये खौफ था कि इस एहतजाज से आइनी तरमीम का जो हुकूमत का फ़ैसला है वो रुक जाना था, या इस एहतजाज से
या जो वो काफिला लेकर आ रहे थे, क्या उन्होंने इमरान खान को जेल से निकाल कर ले जाना था? लाहौर में एहतजाज अगर मीनार पाकिस्तान में हो जाता तो ऐसा क्या हो जाना था जिससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा खौफ था? और 2-3 दिन हुकूमत ने इस्लामाबाद और लाहौर की ऐसी सिचुएशन बनाई रखी कि लग रहा था कि कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, कोई दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं कि हर जगह पर कंटेनर्स हैं, हर जगह पर रुकावटें खड़ी की हुई हैं। हुकूमत को इतना खौफ क्यों रहता है तहरीक इंसाफ के जलसों से, एहतजाज से? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आपका। जावेद लतीफ़ साहब, 2 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम अपने प्रोग्राम में लें, लेकिन जब भी हम इरादा करते थे और DSNG भिजवाने की कोशिश करते थे, पता चलता था DSNG पहुंच ही नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगाकर सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है, मोटरवे को ब्लॉक किया हुआ है। पूरा लाहौर, इस्लामाबाद 2-3 दिन से ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि सड़कों पर सन्नाटा और लोग डर रहे हैं, दुकानें नहीं खोल रहे हैं। हुकूमत हमेशा इतनी खौफजदा क्यों रहती है? तहरीक इंसाफ के एहतजाज हों, जलसे हों, प्रोटेस्ट हो, क्यों? शाजिया, बात आपने बहुत अच्छी की, सवाल बहुत अच्छा है, वक्त के मुताबिक है। वो ये कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत ने रियासत क्यों लरसती है, रियासत को क्या खौफ है? वो खौफ पाकिस्तान के अंदर 77 सालों में एहतजाज होते आए हैं, एहतजाज होते रहेंगे। जो कोई भी जमहूरी मुल्क हो उसमें छोटे बड़े मुजाहरे, छोटे मोटे एहतजाज, अपनी बात को कन्वे करना, अपनी बात को मनवाना, ये जहाँ जहाँ भी जमहूरियत दुनिया में है वहाँ होता है। मगर जहाँ जहाँ जमहूरियत है और वहाँ पुरतशद्दद एहतजाज होता है, ना वो रियासत बचती है, ना वहाँ की रियासत की मईशत बचती है। ये भी एक हकीकत है। और जब से PTI मार्ज़ वजूद में लाई गई है उस वक्त से ये सिलसिला जारी है। आप देखें कि जब इसको लॉन्च किया गया था उस वक्त और आज आप कह रही हैं कि एक आइनी तरमीम लाने के लिए खौफज़दा हैं, तो उनको दबाने के लिए या उनको रोकने के लिए या अपनी आइनी तरमीम जो है वो मुकम्मल करने के लिए ये सारे हो रहे हैं जो हथकंडे। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या 2014 में कोई आइनी तरमीम ला रहे थे जब उस वक्त धरने दिए गए थे? और क्या उस वक्त पुरतशद्दद एहतजाज का सिलसिला जो शुरू किया गया था इमरान खान की क़यादत में, उसके मकासद क्या थे? उस वक्त भी मकासद थे कि चीन का सदर आ रहे थे पाकिस्तान और CPEC पार्ट 1 शुरू करने का इरादा रखते थे और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और पाकिस्तान को उसको बहुत फ़ायदा मिलना था और ये सिलसिला शुरू हो गया। अब आज आप देखें शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, CPEC पार्ट 2 आप शुरू करने जा रहे हैं और ये 9 मई पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। आप देखें कि किसी वज़ीर, अभी आप जो बात कर रही थी कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो मिसिंग पर्सन उस पर लिखा जा रहा है और लोग सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला रहे हैं, तो मुझे ये कोई बताए कि किसी सूबे का वज़ीर आला, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में किसी रियासत के सूबे का वज़ीर आला सरकारी मशीनरी से, सरकारी वसाइल से, सरकारी मुलाजमीन के साथ क़यादत करता हुआ उस रियासत पर बलवा कर सकता है? और क्या एक दफ़ा कोई बर्दाश्त करता है? ये बार बार हो रहा है और ये बार बार आज से नहीं हो रहा, ये 2014 से हो रहा है। नहीं मतलब कि एहतजाज जलसे बार बार नहीं हो सकते। अभी आपने इजाज़त दें, 2014 की अभी आपने बात की, 2014 में भी एक ही मसला था धांधली का, आज भी एक ही मसला है। आज भी इसलिए निकले हैं कि ये धांधली शुदा हुकूमत है। इवन के नून लीग की हुकूमत के अपने लोग कहते हैं कि हम लोग तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, ये हुकूमत बना दी गई। इवन आप भी ऐसी बातें करते रहे हैं। बात यह है कि उस वक्त भी मसले की जड़ PTI के नज़दीक एक ही थी, धांधली, और वो 4 हल्के खुलवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस वक्त धरना दिया था। आज भी मसला एक है, वो कहते हैं कि 8 फरवरी को लोगों ने हमें मैंडेट दिया और आप लोगों को, नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाकर बिठा दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग कहते हैं कि 2018 में इनको लाकर बिठाया गया। तो मसला ये है कि सिर्फ आइनी तरमीम मसला नहीं है, वो लोग बात करें अपनी मखसूस नशिस्तें, उनका हक है, और हुकूमत लेना उनका हक है, इसलिए वो सड़कों पर निकलते हैं।
इजाज़त है जी प्लीज़। मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि 2018 के इंतखाबात जिस तरह के करवाए गए और जिस तरह इसको लाया गया, क्या 2018 में हम एहतजाज नहीं करते थे? क्या 2018 में हम जलसे जुलूस रैलियां नहीं निकालते थे? क्या हमने 9 मई किया था इसके बावजूद भी कि हमारी हुकूमत गिराई भी गई 2017 में और हमारी हुकूमत बनने भी ना दी गई 2018 में? मगर इसके बावजूद मुझे ये बता दें कि किसी दफाई अदारों पे हमने हमला किया हो? क्या हमने किसी जज को थ्रेट दिया हो? क्या हमने किसी इलेक्शन कमीशन को थ्रेट दिया हो? और क्या हम ये हक रखते थे कि सूबे एक की हुकूमत तो थी ना सिंध में, उस इत्तेहादी जो अपोजिशन थी या जो हम रैलियां निकाल रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे, सिंध की हुकूमत ने क्या कभी सरकारी वसाइल से कभी सरकारी मशीन से या उस वज़ीर आला जो थे वो सरकारी लोगों के साथ इस तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई किसी ने की थी? नहीं की थी। और आज मुझे ये बताएं कि जो कुछ हुआ है शाज़िया, अगर आप इसके बावजूद मुआजना कर रही हैं तो ये भी बड़ा जुल्म है आपका मुआजना करना भी 2014 से या 2017 से या 2018 का यही कर रहे थे और 2024 में भी आज यही कर रहे हैं। शाज़िया एक सेकंड, एक आपका मसला ये है, आप सवाल करते हैं मगर आपको मौका देना चाहिए दूसरे को मुकम्मल जवाब देने का। ये सवाल के ऊपर सवाल करते जाना कोई हल नहीं होता। मैंने खुद कहा है 2014 की बात मैंने की है। एक सेकंड बात तो सुन लेना, बात सुने। मैंने 2014 की बात मैंने की है। मैंने क्यों की है कि 2014 में भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही थी। मैं आज भी क्यों ये बात कर रहा हूँ 2014 की कि आज भी पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ा होने जा रही, खड़ी नहीं हुई, खड़े होना जा रही है। तमाम अशारिया आपको बेहतर मिल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आज फिर चीन के वज़ीर आज़म अपने वफद के साथ आने वाले हैं। संघाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ने भी कहा कि मौखर कर दें, लेकिन 2022 में जब OIC कॉन्फ्रेंस होनी थी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आनी थी, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब भी कहते थे स्पीकर साहब को मुखातिब करके उस वक्त कि अगर आपने ये कार्रवाई आगे ना बढ़ाई तो हम देखते हैं कि OIC आप कैसे करवाते हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है। बात यह है कि अगर कल वाला ठीक था तो ठीक आज भी नहीं है। जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं हो सकता कि कल अगर ठीक था तो आज गलत है। नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रुकें। वो डी चौक में आके शहबाज शरीफ ने उनको वार्न किया था। कौमी असेंबली के बाहर बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असेंबली के अंदर ये बात हुई थी और कौमी असेंबली के अंदर इनको भी बात करने का पूरा हक है। ये क्या तरीका है भाई? आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने बात की थी, आज ये भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आज पुलिस वाला जो शहीद हुआ है, क्या उस वक्त किसी की शहादत हुई थी कि फिर आप मुआवजा कर रही हैं उससे? क्या उस वक्त आंसू गैस सरकारी वसाइल से लेके, क्या उस वक्त असला बरदार सरकारी वसाइल से, क्या उस वक्त अफगान जो हैं, जो आपने दहशतगर्द 6000 छोड़े थे इमरान खान के ऑर्डर से, क्या उनको लेकर उन जत्थों को लेकर किसी सूबे का वज़ीर आला आ रहा था? खुदा का खौफ करें। शहीद क्या नहीं, किसी एक को सेकंड, किसी को ये बात आप गलत करते। नहीं, थोड़ा रुकें, पहले रुके, मेरी बात सुने। ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ये उन जख्मों पे आप नमक छिड़क रही हैं जिनके वर्षा अपनी शहादत पे मातम कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ शहीद क्या, जख्म भी किसी को जख्म भी नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं जिन्होंने आंसू गैस के शेल फायर किए, कौन बाशऊर इंसान उनको जो है वो सपोर्ट करता है? आप बात गलत कर रही हैं, हौसला करें, पहले बात सुने मेरी। आप बात गलत कर रही हैं। खुदा के लिए ये तरीकाकार आप छोड़ दें। आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान इस गर्दाब में फंसा है। मैं बात कैसे सुन सकता हूं आपकी कि मैं आपको ये कह रहा हूं
कि एक सूबे का वजीर आला आने से पहले अनाउंस कर रहा था कि हम तमाम बंदोबस्त करके आ रहे हैं, हम तमाम इंतज़ाम करके आ रहे हैं, हम रुकावटें हटाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं और फोर्स को हटाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। आप ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या उनके लोग आज भी जब वो एहतजाज कर रहे थे, जब वो शेलिंग कर रहे थे, जब वो फायर कर रहे थे, जब वो पुलिस वाले का कत्ल कर रहे थे, क्या उस वक्त वो उनका जो मशीर है, होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, उनका केपी का मशीर जो था वो बात ये कर रहा था कि वजीर खारजा, इंडियन वजीर खारजा जो हैं वो हमारे एहतजाजी जलसे को आके ड्रेस करें। सर गलत है, ये आप कानों से सुन गलत है। मैं कल अपने प्रोग्राम में इस बात को कंडेम कर चुकी हूं और आज भी। ठहर जाएं, मेरी बात सुने पहले। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे कोई ये बता दे और मैं पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान के पॉलिसी साजों से भी आज ये बात करता हूं कि क्या अदारों के लोग, क्या पुलिस वाले, क्या दूसरे जो आप अपने अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े करते हैं, उनका खून इतना सस्ता है कि आप उनको जिस तरह मर्जी मार दें और उसके बाद कहें कि मट्टी पाओ। बात सीधी सी है, ये नहीं हो सकता। जिस किसी ने ये हदायत दी है, ये मनसूबा साजी की है, जिसकी हदायत पे अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि अगर ये एहतजाज रोकना है तो आपको इमरान खान से राब्ता करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की हदायत पे अली अमीन गंडापुर कर रहे थे और अली अमीन गंडापुर की हदायत पे वो पुलिस वाले का कत्ल किया गया। अब इन कातलों का खुरा जो है वो भी अभी पुशीदा है। कोई बात के कौन कत्ल करवा रहा है, पीटीआई के साथ क्या करना इस तरह चाहिए? का इंतशार पैदा कर रहा है पीटीआई और ये एफआईआर अगर सुन ले, ये एफआईआर इस पुलिस वाले के कत्ल की एफआईआर मनसूबा साजों, हदायतकारों और हदायत लेकर चलने वालों के ऊपर ना की गई तो ये नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। क्या होना चाहिए ऐसी जमात के साथ? ऐसी, इसको जमात कहते हैं, इसको दहशतगर्द गिरोह कहते हैं और इन्होंने बार बार साबित किया है कि ये पीटीआई के लोग। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बार बार ये 9 मई को दोहराने की कोशिश जो कर रहे हैं लोग, उसको कोई सियासी जमात कहेगा? जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम किया है और इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। अगर मुझे ये बताएं कि उन्हीं जैसा मोहतरम जज साहब से जाके पूछें कि ये जो कुछ कर रहे हैं अफगानियों को लेके, जो पुलिस वालों का कत्ल कर रहे हैं, जो आंसू गैस के शेल साथ लेकर आते हैं, जो गलेल बरदार लेके आते हैं, जो लाठी बरदार लेके आते हैं, जो मसल्ला लोगों को लेके आते हैं लोगों की जानें लेने के लिए, इसको सियासी जमात कहेंगे? ये आज पूछें उनसे और कौन भी पूछ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आजकल हर महफिल में, हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता है कि मुल्क में जो सियासी पोलराइजेशन है, ये सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है, इसमें से क्या निकलेगा, क्या बनेगा? आखिर सियासत को लगे इस डेडलॉक का कोई हल है भी या नहीं? पाकिस्तान में सियासी बहरान का हल निकले भी तो निकले कैसे कि सियासतदान मुफाहमत की बजाय सियासी तलखियाँ बढ़ाने में लगे हुए हैं। सियासी बहरान का हल निकले तो कैसे कि सियासत और रियासत आमने सामने हैं और इस लड़ाई में जमहूरियत तो कब का अपना मुकदमा हार चुकी, मगर फिर भी इसे घसीटा ही जा रहा है। सियासी बहरान का हल निकले भी तो कैसे एक सियासी जमात के एहतजाज को हुकूमत इतना ज़्यादा सीरियस ले लेती है, अपने असाब पे सवार कर लेती है कि इसे वफाक पर धावा, हमला और दहशतगर्दी डिक्लेयर कर दिया जाता है। सियासी बहरान का हल निकले भी तो कैसे कि माँ जैसी रियासत कबूलियत वालों के लिए सगी लेकिन मकबूलियत वालों के लिए सौतेली नजर आती है। सियासी बहरान का हल निकले भी तो कैसे कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बड़े मुंसिफ इंसाफ से ज़्यादा इख्तलाफात
में पड़े नजर आते हैं। सियासी बहरान का हल निकले भी तो कैसे कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरी बार इस्लामाबाद जैसे शहर इक़्तिदार से मुबैना तौर पर लापता हो गया है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। सियासी बहरान का हल निकले भी तो कैसे कि पीटीआई अब मुल्क में सिर्फ तब्दीली ही नहीं बल्कि इनकलाब लाना चाहती है। कारकुन तो हर बार सड़कों पर निकलते हैं लेकिन पार्टी क़यादत कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे इनकलाब कैसे आएगा? सियासी बहरान का हल निकले भी तो कैसे कि रियासत के सुतून मिलकर काम करने के बजाय आपस में ही उलझ रहे हैं। सियासी बहरान का हल निकले भी तो कैसे कि पाकिस्तान में सियासी तकसीम को लेकर बार बार कानून बदलना एक आम सी बात हो गई है। अब तो नजरें आइन पर लगी हुई हैं। इस सियासी बहरान का हल कैसे निकले कि जमहूरियत के हुस्न यानी एहतजाज को जुर्म बनाकर रख दिया गया है और मुकदमात में गद्दारी और बगावत जैसी संगीन दफात के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। इस सियासी बहरान का हल कैसे निकले? हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा और संजीदा ये मामला होता जा रहा है, क्योंकि सियासी बहरान ने पहले आइनी बहरान को जन्म दिया और फिर मुआशी बहरान ने मुल्की मईशत को जकड़ लिया है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जिस शहर में आप हैं पिछले 2 दिन से बड़ी अजीब ही सी सूरत हाल है इस्लामाबाद में। कंटेनर्स का रखा जाना और फिर लोगों का वहाँ पर आना, सासू गैस के शेल, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। ये इस्लामाबाद में हुआ क्या? और सबसे अफसोसनाक चीज़ जो लगी कि आम कारकुन को, आम बंदे को सड़कों पर आंसू गैस के शेल खाने के लिए, डंडे खाने के लिए छोड़ा जा रहा है और किसी एहतजाज में इनकी सीनियर लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, ये लाहौर में भी हुआ। ये लाहौर में नहीं हो रहा, ये कराची में भी पहले हो चुका है, ये कोयटा में भी हो चुका है, ये पेशावर में भी हो चुका है, ये पूरे मुल्क में हो रहा है और होगा। हमने अपने साथ किया क्या? हमने कोई इदारा, कोई चीज़ नहीं बख्शी। अदलिया का 9 मई हुआ जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया मुस्लिम लीग नून वालों ने, जजेस ने भाग कर जाने बचाई। फ़ौज का 9 मई हुआ, शहदा की यादगारों तक को न बख्शा गया। पार्लियामेंट का 9 मई हुआ, पार्लियामेंट की लाइटें बुझाकर पार्लियामेंटेरियन को अंदर से गिरबानों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। अब केपी हाउस का 9 मई हो चुका है। इस तरह रेंजर्स और पुलिस ने घेरा, इस तरह अंदर जाके दरवाजे तोड़े, इस तरह मारपीट की कि जैसे पता नहीं दुनिया जहान का कोई बड़ा दहशतगर्द आ गया था। लेकिन अब खबरें चल रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब केपी असेंबली पहुंच गए हैं, गुत्थी सुलझ गई है। जी चलो, अल्लाह के फजलो करम से सुलझ गई, लेकिन 24-25 घंटों के बाद अली अमीन गंडापुर साहब पहुँचे हैं। आप अंदाज़ा कर लें, एक मुल्क का मुंतखब वज़ीर आला, यानी एक सूबे का वज़ीर आला, और इस पे शहबाज शरीफ साहब चुप थे, इस पर नवाज शरीफ साहब चुप थे, इस पे बिलावल भुट्टो चुप थे, इस पर आसिफ अली जरदारी चुप थे, इस पर मोहसिन नकवी बोले तो उन्होंने ज़ख्मों पर नमक छिड़का। आप अंदाज़ा करें कि आपको याद है कि सिंध हाउस में जब इमरान खान दौर का आखिरी दिन चल रहे थे, सिंध हाउस में लोटों की एक महफिल लगी हुई थी और कुछ लोग सिंध हाउस के अंदर दाखिल हुए और ये सिंध पर हमला हुआ, जमहूरियत पर हमला हुआ और बिलावल भुट्टो के सारा जो गुस्सा था आसमान तक पहुंच गया। आज कहाँ थे वो? जी आपको याद है कराची में मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाज़ा टूटा, तो उस वक़्त जो चीखो पुकार हुई थी, वो सारे चीखने वाले चीखे खान आज कहाँ थे? तो ये सिलेक्टिव सारा कुछ है, सब कुछ इसी तरह का है। लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है कि जो आपने कहा है कि हमने जो सियासी चीज़ें थी उनको ज़ाती बना दिया और हम सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहले होता था 2 फरीक लड़ते थे, एक तीसरा फरीक होता था जिसकी तरफ पाकिस्तान देखता था और कहता था कि शायद यहाँ से हालात बेहतर हो जाए, और बेहतर होते थे। 3 लड़ते थे, चौथा एक बचा होता था। अब सारे एक दूसरे के गिरबान फाड़ रहे हैं और दहशत गर्दी है, ऊपर से मईशत है, ऊपर से केपी और बलूचिस्तान जिस तरह बारूद पर हैं वो है, और ऊपर से खैर से मशकूक मैंडेट है, ऊपर से रिकॉर्ड मन घड़त मुकदमे हैं। और कोई औरत, अब मुझे देखें इमरान खान की बहनें इस इhtजाज में निकली, दहशत गर्दी के पर्चे,
रावलपिंडी एहतजाज में 80 साला खातून पर दहशतगर्दी का पर्चा, वो अदालत ने दहशतगर्दी का उससे निकाला पर्चे से। गद्दार बना दो, काफिर बना दो, इंतशारी टोला, लेकिन ये सारी सिचुएशन आपको नहीं लगता आर्टिकल 6 लगा दो, लोगों के लिए क्रिएट कर रही है? खुद लीडरशिप कहाँ थी? उमर अयूब साहब कहाँ है? शिबली फराज साहब कहाँ है? बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ है? रऊफ हसन साहब कहाँ है? लाहौर के इनके MPs, मतलब कि अगर यहाँ पर इनकी सीनियर लीडरशिप ने इस एहतजाज को लीड नहीं करना, आप कॉल क्यों दे रहे हैं? फिर आप हमें वजह ये बताते हैं कि ऐसी जो तहरीकें हैं, ऐसे एहतजाज सोच समझ कर इनके साथ जो है ना डील किया जाता है। तो सोच समझ कर आप लोगों को भी बाहर निकाल लें। खुद आप छुपे बैठे हैं, लोगों को डंडे खाने के लिए, आंसू गैस के शेल खाने के लिए बाहर निकाल देते हैं। ये क्या एहतजाज है? ये क्या तहरीक आप लोग चला रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जब बात करें तो 2-3 चीज़ें समझ आती हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 3.25 सालों के एहतजाजों, छापों, पर्चों, मुकदमों, जेलों, हवालातों से थक गई है? नंबर 1। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपसी लड़ाइयाँ हैं, आपसी गिरोहबंदियाँ हैं, हाँ, वो इमरान खान के जेल में होने की वजह से पार्टी से बड़ी हो गई हैं? नंबर 3, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ब्रूटस घुसाए गए हैं, जो रॉन्ग नंबर घुसाए गए हैं, जिनका काम ये है कि इस पार्टी को अंदर से तोड़ना, इत्तेहाद नहीं होने देना, वो कामयाब हो गए हैं? बिल्कुल। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जिनके हाथ में क़यादत है तहरीक इंसाफ की बाहर, वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप देखिए संगजानी में मंडी मेला मंडी मवेशियाँ में हुई वो जलसा हुआ, लोग पहुँचे और कमाल लोग पहुँचे। उसके बाद लाहौर का हुआ बकर मंडी में, बदबूदार जगह पे लोग कमाल पहुँचे। रावलपिंडी में लोग निकले और बैरिस्टर गौर ने 7:15 बजे खत्म कर दिया जब अली बिन गंडापुर अभी पहुंचे ही नहीं, कोई नहीं निकला। और क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा जब आप अपनी अपनी रिहाइश गांव पे अपने एयर कंडीशन या हीटर लगाकर और एक्स या ट्विटर पर एक ट्वीट करके इनकलाबी बन जाएंगे? तो क्यों निकलेगा? लीड ऊपर से फ्रंट पे से सारे लीड करते हैं। सही। तो कौन निकला इधर? 5 या 6 लोग आपको नजर आए इस पूरे में, यानी ये जो इस्लामाबाद और लाहौर का एहतजाज था, इसके बाद तो कोई भी नहीं नजर आया, सारे घरों में थे। तो यही वजह है कि लोग जो है के बाद लोग, आप इस मुल्क में सियासत की क्या शक्ल देखते हैं? अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है, सियासत की क्या शक्ल होगी? दुआ करें कि ना हो, क्योंकि ये हो गई तो मुझे अनारकी नजर आती है, तसादुम नजर आता है, इंतशार नजर आता है, ये एहतजाज, फिर हुकूमत का इतना हाइपर हो जाना। आज फिर मौलाना के घर पहुंचे हुए थे हुकूमती वफ्द। ये सारी इतनी एफर्ट्स हो क्यों रही हैं? इलेक्शन कमीशन क्यों डटा हुआ है? क्योंकि आईनी तरमीम चाहती है हुकूमत। जी, लेकिन एक होता है ना कि मैं अक्सर इसकी एग्जांपल देता हूं कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब बड़े मजबूत थे, एक लायर्स मूवमेंट चली जी। एक दिन, एक जुम्मे वाले दिन इफ्तिखार चौधरी को बुलाया, और जिस इफ्तिखार चौधरी साहब से सारे जजेस तंग थे, लेकिन हुआ क्या, और लायर्स मूवमेंट ने परवेज़ मुशर्रफ को इतना वीक कर दिया कि जाना पड़ा। हसीना वाजिद ने सबको सेटल कर दिया था, तुलबा निकले, और जिसको वो रजाकार कहती थी उन्होंने उस भगाने पर तो आज क्या एक और लायर मूवमेंट का इंतजार है? जी, लायर्स मूवमेंट नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई तो होगी ही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मौलाना साहब भी हों, मुझे ऐसा लगता है कि वकील भी हों, मुझे ऐसा लगता है जुडिशरी भी हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सिविल सोसाइटी भी होगी। उसकी वजह यह है कि ये आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर पर खुदकुश हमला है, आज़ाद अदलिया पर खुदकुश हमला है, और ये सुप्रीम कोर्ट पर खुदकुश हमला है। तो एक तो इस पार्लियामेंट को मैंडेट ही नहीं है, दूसरा इस चीज़ का मैंडेट नहीं है, और तीसरा जिस तरह का ये आइनी पैकेज हमसे सुना जा रहा है वो तो कभी हो ही नहीं सकता, काबिल अमल ही नहीं हो सकता। तो ये मेरे ख्याल से अपनी कब्र खुद खोदेंगे, और जब बंदा बहुत कॉन्फिडेंट हो जाए, जब सोचे कि हमने सारों को सेटल कर लिया, जवाल वहीं से शुरू होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भट्टी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसे ही भारत ने ऐलान किया कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जाएंगे, उसके साथ ही बहुत सी चहमगोइयाँ भी होना शुरू हो गई। पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात को लेकर बहस व मुबाहिसे भी शुरू हो गए। पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने आने का ऐलान किया तो दुनिया से ताल्लुकात में बेहतरी के साथ बातें दुनिया जोड़ने लगी कि कोई ना कोई तो ब्रेक थ्रू ज़रूर होगा, क्योंकि 10 साल के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। सितंबर 2024 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे पर दहशतगर्दी कराने के इल्ज़ामात लगाए। अभी जयशंकर के इस विज़िट पर यह कहा जा रहा है कि रूस ने भारत को मजबूर किया है कि वो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में ज़रूर जाए। पाक भारत ताल्लुकात पर लगे डेडलॉक की बड़ी वजह हम सब जानते हैं, मसला कश्मीर है। जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को आइन से आर्टिकल 370 और 35 को मनसूख करके कश्मीरियों को उनकी शनाख्त से महरूम किया, फरवरी 2019 से दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का सिलसिला बंद है। जब भारत के इलाके पुलवामा में फोर्सेस पर होने वाले धमाके का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा, मई 2023 में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने गोवा में शंघाई ताउन तंजीम में वो शिरकत के लिए गए तो मेज़बान जयशंकर ने बिलावल से हाथ न मिलाने की बजाय हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा, जिसे दुनिया भर में नाखुशगवार रवैये और सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी कहा गया। नाजरीन, एक तरफ मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इजरायली फोर्सेस ने गजा को खंडर बनाकर रख दिया है। अब तक गजा में ख़वातीन, बच्चों समेत 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ कार्रवाइयों को हिजबुल्लाह तक बढ़ा दिया। ये जंग फ़लस्तीन के साथ लबनान, यमन और ईरान को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। अगरचे दुनिया भर में इजराइल पर फेंके गए ईरानी मिसाइलों की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी इजराइल के जंगी जुनून को देखकर ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या इन सबको इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें, इनको ये दहशतगर्दी नज़र नहीं आ रही है? इन सबको इजराइल दहशतगर्द क्यों नहीं लगता है? उधर हम देखते हैं स्टेट डिपार्टमेंट इजराइल को हाथ हल्का रखने का कहता भी है, लेकिन उधर अगले दिन क्या होता है? बैरूत में निहत्ते शहरियों पर बम गिराना शुरू कर दिया जाता है। अमरीकी व्हाइट हाउस के तर्जुमान का एक तरफ बयान आता है कि अमरीका मासूम शहरियों को किसी भी सूरत में मारने के हक में नहीं, तो अगली ही सुबह इजराइल गाजा का पूरा मोहल्ला मलबे का ढेर बना देता है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर होती है कि इजराइल बच्चों पर जुल्म ना करे। अगले दिन इजराइल स्कूल के बच्चों को निशाना बनाकर जवाब देता है। जिस रोज़ आलमी अदालत इंसाफ इजराइल को जंगी जराइम का जिम्मेदार मानती है, इजराइल उसी शाम अपनी जेलों में कैद बेगुनाह फ़लस्तीनियों को पॉइंट ब्लैंक मारने की वीडियोस जारी करता है। नाजरीन, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसके इंसानी हुकूक की रिपोर्ट में किसी मुल्क का नाम आ जाए तो हर तरफ से थू थू होती थी, वो बयान जारी करती थी और इजराइल इस पर कान धरने की बजाय खून बहाना तेज़ कर देता है। ये इस दुनिया में हो क्या रहा है? क्या फ़लस्तीनियों का खून लाल नहीं है? कश्मीरियों का खून लाल नहीं है? क्यों पूरी दुनिया को इजराइल की ये दहशतगर्दी नज़र नहीं आती है? क्या इससे इस खित्ते में जंग के जो असरात हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं? जंग होती हुई नज़र आ रही है? क्या ये जो खूनरेज़ी हो रही है इस खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है? पाकिस्तान का इस पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब आपका। मुशाहिद साहब, ये इजराइल पर जब से ईरान ने हमले किए हैं, ये कहा जा रहा है कि इस खित्ते में एक नई जंग शुरू हो सकती है। आप देखें, जनरल सुलेमान कासिम को टारगेट किया गया, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल इस्माइल हानिया को तेहरान में टारगेट किया गया, हसन नसरुल्लाह को भी टारगेट किया गया है। इसराइल तो आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है। क्या इजराइल इससे मजबूत हो रहा है या इजराइल इससे कमजोर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। और ये जो हम आपने इशारा किया, ओवरऑल आप देखें 1 साल की जंग के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम की मज़ाहमत जारी है, जुल्म और बर्बरियत के बावजूद। लबनानी अवाम के मज़ाहमत जारी है, जुल्म और बर्बरियत के बावजूद। यमनी अवाम की बर्बरियत भी जारी है और पहली दफ़ा आपने देखा कि ईरान ने बराह रास्त जवाबी कार्रवाई की है और वो कार्रवाई ऐसी की है कि
डायरेक्ट हिट किया है उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स ने मोसाद के हेडक्वार्टर तल अवीव के अंदर। कम से कम कोई 9 या 15 मिसाइल वहाँ गिरे हैं और कोई 32 मिसाइल गिरे हैं इनके जो एयर बेसिस हैं, जिसमें F-35 जहाज़ मौजूद हैं, F-35 फाइटर्स, जिसकी एक जहाज़ की कीमत 100 मिलियन है। तो इजराइल की तो पहली दफ़ा ये फीलिंग हुई है कि उनका भी कोई जवाब भी कार्रवाई कर सकता है, और वो हालांकि उन्होंने जुल्म बहुत किया है लेकिन उनके भी नाका तंग हो रहा है, क्योंकि टाइम एंड स्पेस इजराइल के लिए लिमिटेड है, दे डोंट हैव दैट। लेकिन तो आपको मैं अक्सर सुनती हूँ आप कहते हैं कि ईरान को ट्रैप नहीं होना चाहिए। ईरान को पता है कि 30,000 अमेरिकन फौजी मशरिक मुस्तक में मौजूद है। आप हमेशा ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि आपको प्रोवोक किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये भी देखे ना, और ये ट्रैप इन्होंने किया था सद्दाम हुसैन को, कि सद्दाम हुसैन को उन्होंने अंदर डाल दिया ट्रैप में, और उसके बाद फिर मिल के मारा सब ने, अमेरिका समेत, इजराइल समेत। तो मैं नहीं चाहता कि ईरान का भी वही हशर हो जो सद्दाम हुसैन का हुआ है। इसलिए मैं उनको, अपने ईरानी दोस्तों को कहता हूँ ज़रा कि हाथ हौला रखें, फूक फूक के कदम लें, क्योंकि हालात जो मजमूई तौर पर बड़े ख़तरनाक हैं। और क्योंकि अमेरिकन इजराइल की, उनकी जंग सिर्फ इजराइल से नहीं है, उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। और परसों तो उनके जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनेई, वो तो पब्लिकली उन्होंने कोई कई लाखों का मजमा एड्रेस किया और परवाह नहीं की कि अटैक भी हो जाए इजराइल का। लेकिन ये ख़तरनाक बात है कि इजराइल जो है अमेरिका की मदद के साथ, बल्कि अमेरिका बराह रास्त 30,000 अमेरिकी फ़ौज मौजूद है। और लेटेस्ट जो उनकी जहाज़ आया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह USS जॉर्जिया, उसमें तो 150 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स भी हैं, सारा कुछ है। तो वो ईरान को ज़रा थोड़ा सा उसमें ज़रा मुहतात रहना होगा। ओवरऑल लगता है अमेरिका और इजराइल सिर्फ ईरान नहीं, इस्लामिक रेवोल्यूशन को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये टारगेट है। जी बेसिकली ये असल ख़तरा है ना, कि वो तो रवायती जंग नहीं है, उनका टारगेट है रजीम चेंज, उनका टारगेट है इस्लामी इनकलाब, उनका टारगेट है कि जो ईरान की जो पॉलिसी है, एक किस्म का सतून है ईरान, मजबूती का मजलूम मुसलमानों के साथ, चाहे फ़लस्तीन में हो या कश्मीर में हो या लबनान में हो, तो वो सतून को गिराया जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ईरानी भी तैयार बैठे हैं, और बल्कि अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं इस सिलसिले में, क्योंकि आपने ठीक कहा ना कि ये पहली एनिवर्सरी है, और जो भी स्ट्राइक होगी उसकी सिंबलिज्म भी है, तो उस हवाले से। लेकिन उसमें एक ख़दशा, अमेरिकनों को क्या ख़दशा है? उनको ये ख़दशा है कि अगर ये जंग तवालत अख्तियार कर सकती है, क्योंकि ईरानी हो या फ़लस्तीनी हो या लबनानी हो, ये तवील जंग लड़ सकते हैं, इजराइल तवील जंग नहीं लड़ सकता। तो इसलिए उनको ख़तरा है कि तवालत अख्तियार करती है जंग, और अमेरिका में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सदारती इंतखाब, तो वो उसका फ़ायदा ट्रंप को होगा और ट्रंप इलेक्शन जीत सकता है। और दूसरा, अगर ये जंग तवालत अख्तियार करती है तो उसका इक्तिसादी बुहरान भी हो सकता है, क्योंकि ईरान की ऑयल सप्लाईज अगर अफेक्ट हो जाती हैं, तो ईरान अगर वो क्लोज कर जाता है ये बाकी ऑयल सप्लाईज को, जैसे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस है फॉर एग्जांपल, जहाँ दुनिया का 40% तेल निकलता है, आता है, हमारे साथ ही है, अरेबियन सी में, गवादर के जनूब में, तो वो तो फिर देखिए ना दुनिया में इन्फ्लेशन रेट कहाँ पर चला जाएगा। जी अभी देखें ना, ऑयल है $70 पर बैरल, तो अगर 100 से कम हुआ है तो उसकी तो कीमत फिर 150, जी बिल्कुल, तो वो उसकी कीमत डबल हो जाएगी, $150 या 200 तक पहुंच सकता है। शायद साहब एक बात बताएं, अभी आपने अमेरिकन इलेक्शंस की बात की, अगर वहां पर हुकूमत बदल जाती है, ट्रंप आ जाते हैं, रिपब्लिकन आ जाते हैं वहां पे, क्या आपने ये इनकी स्टेट पॉलिसी नहीं होती, हुकूमतें बदलने से कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मामलात पर जो बैरूनी दूसरी ममालिक के मामलात होते हैं, जैसे इराक, शाम, लिबिया, अफगानिस्तान, अमेरिका की एक स्टेट पॉलिसी है, उसमें फिर डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, वो पॉलिसी नहीं बदलती है। एक इशू पर पॉलिसी नहीं बदलेगी, वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल के इतना कंट्रोल है अमेरिकी सियासत पर। लोग कहते हैं ना कि इजराइल का मकबूजा इलाका है गजा और वेस्ट बैंक, अमेरिकन कांग्रेस भी इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है बिकॉज ऑफ द इजरायली लॉबी। लेकिन ट्रंप जैसा बंदा अगर आ गया तो उसकी सोच पुतिन के बारे में, रूस के बारे में, यूक्रेन जंग को ख़त्म करेगा वो,
शुमाली कोरिया से सुलह करेगा और मशरक़ी वुस्ता में नई जंग नहीं छेड़ेगा। ये बड़ा वाज़ेह रहे। वो इस मामले में बड़ा केयरफुल है और वो वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जॉन एफ कैनेडी के बाद 50-60 सालों में जो अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का ना तर्जमान ना नुमाइंदा होगा। जो बाकी प्रेसिडेंट बाइडन तो सारे उन्हीं के हैं ना, या कामला हारिस, ये तो उन्हीं के बंदे प्रॉप अप किए हुए हैं, उन्हीं के तर्जमान हैं। तो उसकी जरा सोच इसमें इस तरह मुख्तलिफ होगी। इजराइल के बारे में वही सबकी राय है, लेकिन इजराइल के बारे में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ हो गया पब्लिक ओपिनियन। पहली दफ़ा इवन अमंग नौजवान, खवातीन, यहूदी, मसीह बरादरी के लोग, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। तो ये सिग्निफिकेंट चीज़ जो है इलेक्शन पर इफेक्ट हो सकती है। यस ऑफ कोर्स, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो बाइडन की जो है ये कामला हारिस को ये खतरा है ना कि जो डेमोक्रेटिक लिबरल बेस है वो कह रहा है कि आपने तो कत्लेआम में शिरकत की है, आपने इजराइल का साथ दिया है, तो उससे पब्लिक ओपिनियन बहुत खिलाफ हो गया है, क्योंकि इनकी तो पॉलिसी बड़ी बेशर्मगी के साथ इजराइल की नवाज रही है, टोटली एक्सक्लूसिवली, और जेनोसाइड में इन्होंने हिस्सा लिया है, जो बहुत, और दौरे म्यार का मुजाहरा भी किया और मुनाफिकत का भी मुजाहरा किया। मुशाहिद साहब, ये डेमोक्रेटिक पार्टी हसन नसरुल्लाह के बाद अबूरी सरबराह जो नईम कासिम है जो उनकी जगह पर आए हैं, उनके बारे में जो बताया जाता है, जो पढ़ा है कि वो फिदाई हमलों के हामी हैं। इससे तो जहन में सुसाइड बॉम्बिंग यही ख्याल आता है, तो क्या सुसाइड बॉम्बिंग से इजराइल को कमज़ोर किया जा सकता है? ये इतना आसान है? सोच तो उनकी यही है। देखिए ना, इजराइल भी पहली दफ़ा ये हुआ है कि इजराइल ने एक सिस्टम बनाया हुआ था जिसे कहते थे आयरन डोम। वो कहते थे कोई चिड़िया भी नहीं यहाँ से गुजर सकती, कोई मक्खी भी नहीं गुजर सकती, वो पकड़ जाती है उनका रेडार। वो रेडार हमास ने तोड़ा है, वो रेडार सिस्टम हिजबुल्लाह ने तोड़ा है, और वो अब ईरान ने तोड़ा है। ईरान ने तो उनके मिसाइल तल अवीव के अंदर गिरे हैं। देखें ना, मोसाड के हेडक्वार्टर्स तो तल अवीव के अंदर हैं, और उधर तक 9 मिसाइल 10 मिसाइल BBC ने डॉक्यूमेंट किया है, और 32 मिसाइल तो उसने एयरबेस में गिरी हैं। तो इसका मतलब है कि वो तो इजराइल की काफ़ी वनरेबिलिटी है कि इजराइल को पेनिट्रेट कर गया वो सिस्टम को। मतलब कि इजराइल को भी 82 का बोयाबा काटना पड़ेगा। 82 में लबनान पर अगर ये हमला ना करते तो ये हिजबुल्लाह ना कायम। यस एब्सोल्युटली। देखे ना, 82 में इन्होंने हमला किया, साबरा शत्तिला का जुल्म और मैसेकर हुआ जनरल शरौन की क़यादत में, और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल सही फरमाया, हिजबुल्लाह वहाँ से उभरी और 18 साल इन्होंने कब्ज़ा किया लबनान पर, जनूबी लबनान पर, और 2000 में फिर हिजबुल्लाह ने इनको निकाला उस जंग में, और फिर 2006 की जो 33 दिन की जंग थी वो भी इजराइल वहाँ से हारा। तो इजराइल जो है 2 जंगें हिजबुल्लाह के खिलाफ हार चुका है। बल्कि सैयद हसन नसरुल्लाह की ये बड़ी अचीवमेंट है कि वो पहले और वाहिद मुस्लिम और अरब लीडर हैं जिन्होंने इजराइल को फौजी शिकस्त दी है 2 दफ़ा। बिल्कुल सही। अब ज़रा इंडिया की तरफ आते हैं। ये कितना बड़ी तब्दीली है कि 10 साल के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, और साथ ही उनकी तरफ से ये पैगाम भी आ जाना कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर कोई बात नहीं होगी। ये किसी मजबूरी के तहत आ रहे हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि रशिया के मजबूर करने पर आ रहे हैं, कि कोई ब्रेक थ्रू की जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, ऐसा कुछ हो सकता है? मेरे पास पिछले महीने आए थे कुछ वेस्टर्न डिप्लोमेट्स, अमेरिका के, यूरोप के, वो पूछ रहे थे कि क्या होगा इस SCO समिट में, इंडिया का क्या रवैया होगा। मैंने कहा कि इंडिया बड़ा यू टर्न ले सकता है और इंडिया का कोई बड़ा बंदा आ सकता है। कहता है वाकई ये तो कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया की अपनी पोजीशन इस खत्ते में अब कमज़ोर हुई है। इंडिया इस वक्त मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में तनहा रह गया है। जितनी जहाँ सब जगह हुकूमतें आई हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ आई हैं, और बल्कि वो चीन और पाकिस्तान की दोस्त आई हैं। तो इंडिया की भी मजबूरी है कि वो इस वक्त शायद एक मुस्बत कदम उठाए, जो मैंने कहा था उनको 1 महीना पहले, और मुझे खुशी है कि उन्होंने ये मुस्बत कदम उठाया है। हमें चाहिए वेलकम करें कि गुफ्तगू हमेशा बेहतर होती है लड़ाई से, ख़ास तौर पे हमसायों के साथ, चाहे जितने भी इख्तलाफात हों। हमारा कश्मीर पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ कायम है, लेकिन चूंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनको वेलकम करते हैं, हम इन्वाइट करते हैं। दूसरी हकीकत ये है कि हमसाए बदले नहीं जा सकते, व्हिच इज रियलिटी। हाँ, हमसाए बदले नहीं जा सकते, बिल्कुल।
तो वो कल को आज मोदी की गवर्नमेंट है, कल राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होगा उधर, तो बातचीत तो आपकी होनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर टू टॉक टू ईच अदर देन टॉक एट ईच अदर। तो मेरे ख्याल में एक महज़ब तरीके से डायलॉग अगर हो, चाहे बामी मामलात पर हो चाहे इलाकाई मामलात पर हो, तो मुस्बत बात है। मैं वेलकम करता हूँ उनका आना। और मैं तो, मुझे याद है इनके वालिद साहब जब आए थे 35 साल पहले, के सुब्रमण्यम साहब, मैं एज एडिटर ऑफ मुस्लिम मैंने उनकी मेज़बानी की थी और मैंने उनको वेलकम किया था। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे, ये जयशंकर के वालिद साहब, और उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि मैं सपोर्ट करता हूं कि पाकिस्तान की भी न्यूक्लियर सलाहियत होनी चाहिए, जो पहले और वाहिद इंडिया ने जिन्होंने ये ऐलान किया था। तो अच्छी बात है वो उनका आना। मुशाहिद साहब, आखिरी सवाल, आपने पिछले हफ्ते ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कहते हैं कि एक मुतबादिल, एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस वक्त पैदा हो रहा है। पाकिस्तान अभी तक मेंबर बना नहीं है, अप्लाई किया हुआ है, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना सब मेंबर हैं। आपकी कोशिशें इसमें हम देख रहे हैं, तो पाकिस्तान कब तक हमारी भी इसमें शमूलियत बाकायदा तौर पर हो जाएगी? बड़ा जी, मैं तो समझा देर आए दुरुस्त है। मैंने ही कोशिश की और फिर फॉरेन ऑफिस ने एप्लीकेशन दी। मैं तो बड़ी देर से कह रहा था कि जी बांग्लादेश ने अप्लाई कर दिया है, तुर्की ने अप्लाई कर दिया है, श्रीलंका ने कर दिया है, हम क्यों शर्मा रहे हैं? तो अब तो देखें ना, अर्दोगान ने अनाउंस कर दिया, सदर अर्दोगान ने, कि वो जा रहे हैं ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ मुस्बत नताइज आएंगे जो ब्रिक्स की इस महीने जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। और मुझे बड़ा शर्फ हासिल हुआ कि मुझे एज पाकिस्तानी मुझे उन्होंने इनवाइट किया, हालांकि हम मेंबर नहीं हैं, और मैंने की नोट स्पीच की। और रशियन जो उनका प्रेसिडेंट पुतिन का ख़ास मिनिस्टर था, उसने कहा वी वार्मली वेलकम पाकिस्तान। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, और उसमें चाइना भी था, दूसरे ममालिक भी थे। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जगह है ब्रिक्स में, पाकिस्तान का एक बड़ा मुकाम है, बड़ा रोल है इस खत्ते की जियोपॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान की तरफ लोगों की नज़रें हैं। बस हम यही वो कहते हैं कि काश पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात भी ठीक करे एंड सेट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर। ये हर वक्त की जो ना ख़त्म होने वाली हमारी सियासी चपकलिश है, इसका खात्मा हो तो हम वो रोल जो है, जो हमारा पाकिस्तान का जायज़ बनता है, वो फिर अदा करेंगे। हम ब्रिक्स में भी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी, और जनूबी एशिया में भी है। हाँ बिल्कुल, दुनिया सितारों से आगे जहां और भी हैं जी, आगे देखें जी, बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया पाक चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सैयद मुशाहिद हुसैन साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।